हेलो स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करें एक नया चैप्टर जो है क्लास 8th के पॉलिटी का चैप्टर नंबर 4 और इस चैप्टर का नाम है अंडरस्टैंडिंग लॉ। तो देखिए, हमने अपने पिछले चैप्टर में जो है सिर्फ पार्लियामेंट के बारे में जाना था, एक तरह से पार्लियामेंट के स्ट्रक्चर के बारे में जान लिया था, पार्लियामेंट क्या वर्क करता है, ऐसी तमाम चीज़ें हमने अपने पिछले चैप्टर में डिस्कस किया था। और देखिए, साथ में हमने ये भी जो है जाना था कि जो पार्लियामेंट है वो कैसे गवर्नमेंट को बनाता है, गवर्नमेंट को कैसे गाइड करता है, और साथ में हमने ये भी देखा था कि पार्लियामेंट में लॉज बनते हैं। ठीक है, लेकिन देखिए, पार्लियामेंट में लॉज बनते हैं ये थर्ड वर्क है। तो देखिए, उसको हमने अपने जो पिछले वीडियो में हमने इसलिए नहीं जाना क्योंकि अब ये जो हम लोग का चैप्टर 4 है अंडरस्टैंडिंग लॉ, ये जो सिर्फ और सिर्फ लॉ के बारे में ही है। ठीक है, जो तीसरा फंक्शन है पार्लियामेंट का, मेकिंग लॉ, यानी कि लॉज बनाने, कानून बनाने। ठीक है, तो ये जो हम लोग का चैप्टर 4 है अंडरस्टैंडिंग लॉ, ये इसी के बेसिस पे कि क्या होता है लॉ, कैसे काम करता है। ठीक है, तो ये सब जो है तमाम चीज़ हम इस वीडियो में जानेंगे। और इस वीडियो में हम क्या जानेंगे, इस वीडियो में हम लोग इस वीडियो का इंट्रोडक्शन वाला पार्ट देखने वाले हैं। जो आपके बुक में जो फर्स्ट पेज है वो क्या है, इंट्रोडक्शन पार्ट है। और साथ में हम एक टॉपिक को भी डिस्कस करेंगे इस वीडियो में, जो है हाउ वाई लॉज अप्लाई टू ऑल। ठीक है, तो ये जो है हम दो चीज़ इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इंट्रोडक्शन के बारे में। ठीक है, तो देखिए, यहाँ पे हम लोग को ये बताया जा रहा है कि सब चीज़ के जो है लॉज होते हैं। ठीक है, चाहे जैसे कि किस एज में जो है लोगों की शादी होनी चाहिए। ठीक है, यानी कि मैरिज होनी चाहिए, इसकी भी लॉ है। किस एज में जो है किसी कोई भी आदमी के पास ये राइट है कि वो वोट दे सकता है, इस चीज़ के बारे में भी लॉ है। और आखिर कोई भी आदमी जो है प्रॉपर्टी बेचता है या फिर ख़रीदता है, ठीक है, तो उस प्रॉपर्टी बेचने के लिए या फिर ख़रीदने के लिए जो डॉक्यूमेंट्स तैयार करने पड़ेंगे उसके भी लॉ है। यानी कि सब चीज़ के जो है लॉज होते हैं। ठीक है, अब जैसे कि हम सबको पता है, हमने अपने प्रीवियस चैप्टर में डिस्कस कर रखा है कि लॉज बनाता कौन है। लॉज जो है पार्लियामेंट के द्वारा बनता है। ठीक है, पार्लियामेंट को ये चार्ज दिया गया है कि वो जो है लॉज बनाए। ठीक है, लॉ मेकिंग का काम किसका है, पार्लियामेंट का है, यानी कि लॉ बनाना है। ठीक है, उसके बाद फिर हम लोग को यहाँ पे कुछ क्वेश्चन पूछे गए हैं। ठीक है, सबसे पहले पूछा गया है कि क्या ये जो लॉज है जी क्या सब पे जो है अप्लाई होता है। ठीक है, तो ये जो हम आगे जानेंगे क्या सब में जो है अप्लाई होता है, सबके ऊपर जो सेम लॉ अप्लाई होता है, और क्या एंशिएंट टाइम में ऐसे हुआ करता था जो है सबके मतलब जो लॉज है वो जो सब पे अप्लाई होता था। ठीक है, बराबर लॉ अप्लाई होता था। और फिर हम लोग को यहाँ पे पूछा गया है कि मान लीजिए कि कोई ऐसा अगर लॉ बन जाता है, ठीक है, जो कि अनपॉपुलर हो और या तो जो है वो क्या हो, कंट्रोवर्शियल हो, यानी कि कोई ऐसा लॉ बन जाता है, ठीक है, जिसमें क्या होता है कि लोगों के फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन होता है। ठीक है, और जो है यानी कि वो जो है लोगों के लिए एक तरह से हार्मफुल लॉ है। ठीक है, तो अगर ऐसा होता है तो फिर जो है लोगों को उस टाइम पे क्या स्टेप उठाने चाहिए। ठीक है, जो आम सिटीजन है, ठीक है, उनको क्या क्या स्टेप जो है उठाने चाहिए इस टाइप के सर्कमस्टेंस में। ठीक है, सर्कमस्टेंस यानी कि सिचुएशन। तो अगर ऐसा सिचुएशन आता है जब जो है लोगों के जो है कुछ ऐसे लॉज पास हो जाते हैं जिससे जो है लोगों के फंडामेंटल राइट्स वायलेशन हो रहे हैं, तो उस टाइम पे क्या क्या सिटीजन्स को जो है राइट मतलब एक तरह से क्या क्या जो है सिटीजन को स्टेप्स उठाने पड़ेंगे। ठीक है, तो इन सब चीज़ का जितने भी क्वेश्चन है, इन सब चीज़ का जो हम लोग आंसर इस चैप्टर में जान लेंगे। ठीक है, तो ये हमने देख लिया इंट्रोडक्शन पार्ट। अब हम जानते हैं इस चैप्टर का पहला टॉपिक, जो है डू लॉज अप्लाई टू ऑल। ठीक है, यानी कि जो लॉज होते हैं, कानून होते हैं, क्या वो जो है सभी पे जो है लागू होते हैं और जो है बराबर लागू होते हैं। ठीक है, तो इसको जानने से पहले हम ये जान लेते हैं कि सबसे पहले लॉज बना कहाँ। ठीक है, और कैसे लॉज बनने का शुरुआत हुआ, तो ये हम सबसे पहले जान लेते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हुआ क्या करता था, सबसे पहले जो है तीन बेसिकली जो है पूरे वर्ल्ड में जो है तीन कास्ट के लोग हुआ करते थे। ठीक है, कौन कौन से, पहले होते थे रूलिंग क्लास के लोग। ठीक है, रूलिंग क्लास के लोग के अंदर अगर हम लोग इंक्लूड करें तो जितने भी राजा हो गए, प्रीस्ट हो गए, यानी कि पुजारी हो गए, ठीक है, और राजा के जितने भी मिनिस्टर्स हो गए, ये सब जो है रूलिंग क्लास में आते थे। ठीक है, और फिर उनके अंडर में कौन आता था, कॉमन लोग आते थे। ठीक है,
कॉमन लोग जो कॉमन आदमी होता था उसके पास जो है ज़्यादा पावर नहीं हुआ करता था, ठीक है। उसके बाद फिर आते थे स्लेव्स, ठीक है। तो स्लेव्स के पास जो है किसी तरह का खुद का कोई प्रॉपर्टीज़ नहीं हुआ करता था, ठीक है। तो देखिए रूलिंग क्लास के लोग के पास जो सब चीज़ का राइट हुआ करता था, ठीक है, और जो खुद का प्रॉपर्टी भी हुआ करता था। कॉमन क्लास के लोग की बात करें हम लोग, तो जो कॉमन लोग थे उनके पास एक थोड़ा सा कम राइट था, ठीक है, और उनके पास जो प्रॉपर्टी हुआ करता था। लेकिन जो स्लेव्स हुआ करते थे उनके पास जो किसी तरह का कोई प्रॉपर्टी नहीं हुआ करता था। स्लेव्स का जो है सिर्फ मोटिव ये था कि उनको जो है अपने से ऊपर कास्ट के लोग का जो है सेवा करना है, ठीक है, उनकी गुलामी करनी है, ठीक है। तो ये जो 3 जो है रेसेस के लोग हुआ करते थे। अगर हम लोग जो है इंडिया की ही बात करें, ठीक है, तो इंडिया में भी जो है लगभग इसी तरीके से हुआ करता था। इंडिया में जो है कास्ट सिस्टम चला करता था जिसे हम लोग वर्ण सिस्टम भी कहते हैं, ठीक है। इसके बारे में हमने अपने प्रीवियस वीडियोज़ में भी जान रखा है। उसमें क्या होता था कि जो इंडिया है, ठीक है, तो इंडिया में जो रिलीजन्स को जो कास्ट में डिवाइड किया गया था। जैसे कि जो सबसे सुपीरियर कास्ट के हुआ करते थे वो हुआ करते थे ब्राह्मण्स, फिर उनके अंडर में आते थे क्षत्रिय, उसके अंडर में आते थे वैश्य, और फिर उनके अंडर में आते थे शूद्र या फिर दलित, ठीक है। तो अब जो शूद्र हुआ करते थे या फिर दलित हुआ करते थे वो लोअर कास्ट के लोग हुआ करते थे, और जो ब्राह्मण क्षत्रिय, ठीक है, ये सब जो अपर कास्ट के लोग हुआ करते थे, ठीक है। यानी कि अगर हम लोग पूरे जो दुनिया की बात करें तो लगभग जो इसी टाइप से जो रेसेस के लोग हुआ करते थे, ठीक है। तो देखिए पहले एक पुराना सा एम्पायर था, ठीक है, जिस एम्पायर का क्या नाम था, बेबीलोनिया, ठीक है। और ये कब का एम्पायर था, तो ये करीबन जो है 3000 BC पहले का ये जो एम्पायर है, ठीक है। तो अभी ये जो एम्पायर है इसमें एक किंग रहा करते थे, एक राजा रहा करते थे। उन राजा का नाम था हम्मुराबी, ठीक है। तो अब देखिए हम्मुराबी एक राजा का नाम था और ये पहले राजा थे जिन्होंने जो है रिटन लॉज बनाए थे, ठीक है, लिखे हुए कानून बनाए थे इन्होंने, ठीक है। अब क्या हुआ कि अब जो लिखे हुए जो कानून थे उनको फिर क्या कहा गया, हम्मुराबी कोड कहा गया, ठीक है। अब क्या हुआ कि इन्होंने जो रिटन लॉ बनाया, इससे हुआ क्या कि आसपास में जो एम्पायर हुआ करते थे उन्होंने भी जो है हम्मुराबी किंग को जो है देख के क्या किया, उन्होंने भी जो है लॉज बनाना स्टार्ट किया, रिटन लॉज बनाना स्टार्ट किया, ठीक है। क्योंकि देखिए पहले हुआ क्या करता था, पहले जो जैसे कुछ भी होता है तो वो राजा की मर्जी हुआ करती थी कि राजा जो उसको कुछ भी करे। जैसे कि पहले अब क्या होता है कि आखिर आज कोई भी कुछ भी काम करता है तो उसके लिए लॉज बना होता है कि कोई अगर जो है क्राइम करता है तो उसको जो है क्या सज़ा मिलनी चाहिए। लेकिन पहले क्या होता था, पहले जो है राजा की मर्जी हुआ करती थी कि वो जो है उसे कुछ भी सज़ा दे दे, ठीक है। तो फिर हम्मुराबी जो थे उन्होंने जो है पहला रिटन लॉ बनाया था। अब कैसा था जो है ये रिटन लॉ, ठीक है, क्या इस लॉज में लिखे हुए थे ये हम जानते हैं। तो यहाँ पे जो है हम लोग जो है इस लॉज को जो है 2 पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं, मेल और फीमेल। यानी कि मेल में जो कैसे लॉज हुआ करते थे और फीमेल के लिए जो कैसे लॉज हुआ करते थे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं मेल के बारे में, ठीक है। तो देखिए रूलिंग क्लास के लोग जो सबसे सुपीरियर हुआ करते थे, ठीक है, मान लीजिए कि किसी 2 रूलिंग क्लास के लोग में लड़ाई हुआ, ठीक है, दोनों रूलिंग क्लास के लोग हैं, सुपीरियर है। तो अगर ऐसा कोई होता है जैसे कि मान लीजिए 2 रूलिंग क्लास के लोगों में लड़ाई हुआ और कोई रूलिंग क्लास का कोई ऐसा आदमी है जिसने जो है दूसरे रूलिंग क्लास के आदमी को जो कुछ कर दिया। जैसे कि मान लीजिए उन्होंने उस रूलिंग क्लास के आदमी ने जो है उस आदमी का हड्डी तोड़ दिया उस दूसरे रूलिंग क्लास के आदमी को, ठीक है। तब रूल ये था, रूल के हिसाब से कि अब ये जो पहला जो रूलिंग क्लास का आदमी है जिसने दूसरे रूलिंग क्लास के आदमी को जो कुछ भी किया जैसे कि हड्डी तोड़ दिया है, ठीक है, तो क्या हुआ कि अब जो पहला रूलिंग क्लास का लोग है, जो क्लास का जो आदमी है इसका भी जो है हड्डी तोड़ दिया जाएगा, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए कि इस रूलिंग क्लास के लोग आदमी ने जो है इसका जो है क्या किया, नाक फोड़ दिया, ठीक है। तो अब इस रूलिंग क्लास के जो आदमी है, ठीक है, इसका भी जो है नाक फोड़ देगा। यानी कि सेम हुआ करता था, जो उसको करता है जो है फिर राजा भी क्या करेंगे उसके लिए वैसे ही करेंगे, ठीक है। तो यानी कि सेम हुआ करता था, ठीक है। अब मान लीजिए किसी रूलिंग क्लास के आदमी ने जो है किसी कॉमन क्लास के लोग के साथ लड़ाई किया, ठीक है, और उस रूलिंग क्लास के
के आदमी जो है कॉमन क्लास के आदमी का जो आँख फोड़ दिया, ठीक है। तो अब होगा क्या कि उसके बदले में जो रूलिंग क्लास का जो आदमी है, ठीक है, इसको जो 60 साइकिल्स ऑफ सिल्वर देने पड़ेंगे, ठीक है, फाइन के तौर पे, ठीक है। और मान लीजिए यही रूलिंग क्लास का आदमी है, इसने जो है किसी स्लेव्स को जो है कुछ कर दिया, ठीक है, जैसे कि जो स्लेव्स कोई भी है, ठीक है, उसका मान लीजिए हड्डी तोड़ दिया, ठीक है। तो अब ये जो स्लेव है, ठीक है, इसका जो आधा कोस्ट है वो देना पड़ेगा रूलिंग क्लास के लोग को। अब आपको यहाँ पे समझ में नहीं आ रहा होगा कि ये क्या है, यानी कि स्लेव का आधा कोस्ट। तो देखिए मैं आपको एक बात बता दूं कि पहले क्या होता था, स्लेवरी का सिस्टम चला करता था, ठीक है। पहले जो स्लेव्स को बेचे जाते थे, खरीदे जाते थे, ठीक है, जैसे कि कोई घरेलू सामान हो, ठीक है, ऐसे खरीदे जाते थे, बेचे जाते थे, ठीक है। तो ऐसा हुआ करता था, यानी कि पहले स्लेव्स की जो है प्रॉपर मार्केट लगा करती थी जहाँ पे जो है स्लेव्स को बेचे जाते थे। तो इसलिए कि कोई भी स्लेव्स का जो है मान लीजिए हड्डी तोड़ दे किसी जो है रूलिंग क्लास के आदमी है, ठीक है, तो वो जो स्लेव है उसकी आधे कीमत जो है वो देना पड़ेगा उस आदमी को। तो ये हमने जान लिया मेल के बारे में, ठीक है। अब हम जानते हैं फीमेल के बारे में। तो मान लीजिए कि कोई भी रूलिंग क्लास का आदमी है, ठीक है, उसने जो क्या किया, किसी रूलिंग क्लास के औरत के साथ क्या किया, उसको मार दिया, ठीक है, या फिर बुरा बर्ताव किया, ठीक है। तो अब उसमें लॉ ये था कि अब जो इस रूलिंग क्लास की जो बेटी होगी, ठीक है, उसको भी जो उसके साथ भी जो बुरा बर्ताव किया जाएगा, ठीक है, ऐसा लॉ था। अब मान लीजिए कि किसी रूलिंग क्लास के आदमी ने जो है किसी कॉमन क्लास के औरत को मार दिया गया, ठीक है। तो अब क्या होगा कि अब जो है इस रूलिंग क्लास के आदमी को जो है 30 साइकिल्स देने पड़ेंगे फाइन, ठीक है। अब मान लीजिए किसी रूलिंग क्लास के आदमी ने किसी स्लेव वुमेन को मार दिया, ठीक है। तो अब क्या करना पड़ेगा, इसको जो रूलिंग क्लास का आदमी है इसको जो है 10 साइकिल ऑफ सिल्वर जो है देना पड़ेगा, ठीक है, फाइन के तौर पे। तो ये जो है लॉज थे जो कि हम्मुराबी किंग ने बनाया था, ठीक है। और कहाँ के रहने वाले थे, यानी कि क्या इनके एम्पायर का क्या नाम था, तो बेबीलोनिया, ठीक है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये हमने जान लिया कि कैसे जो है लॉज, रिटेन लॉज बनना स्टार्ट हुए, ठीक है। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। उसके बाद हम लोग को यहाँ पे एक छोटा सा स्टोरी दिया हुआ है, ठीक है। इस स्टोरी में जो है एक गवर्नमेंट ऑफिसर रहता है, ठीक है, जो कि अपने बेटे की मदद करता है छुपाने के लिए, ठीक है। यहाँ पे लुका छिपी वो लोग नहीं खेल रहे, ठीक है। इसका मतलब कि उसका जो बेटा है, ठीक है, उसको जो है 10 साल की जेल होने वाली थी, 10 साल की जेल होने वाली थी। उसने जो एक क्राइम किया था और ये किसने जो फैसला लिया था, जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट थी वहाँ की, इसने फैसला लिया था कि देखिए एक गवर्नमेंट ऑफिसर का एक बेटा है, ठीक है। तो उसके बेटे ने जो कुछ गलत काम किया है, क्राइम किया है, इस वजह से जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है उसने क्या किया, 10 साल की जो है जेल की सज़ा सुना दी है, ठीक है। तब हो क्या रहा है कि अभी ये जो गवर्नमेंट ऑफिसर है जब अपने बच्चे को जो है, अपने बेटे को जो छुपा रहा है कि जो मतलब एक तरह से कानून की नज़रों से छुपा रहा है कि इसका जो बेटा है वो जेल ना जाए, ठीक है। तो ये जो एक्शन है, ठीक है, ये जो कि गवर्नमेंट ऑफिसर के द्वारा लिया गया है, ये क्या सही है, ठीक है। क्योंकि देखिए अगर हम देखें तो अब इसका बेटा अपने बेटे को जो है ये छुपा रहा है, ठीक है, और साथ में ये जो गवर्नमेंट ऑफिसर भी है, तो एक तरह से ये क्या कर रहा है, अपने पावर का मिसयूज़ कर रहा है, ठीक है। क्योंकि ये जो है इकोनॉमिकली जो है ये पावरफुल है, यानी कि इसके पास पैसा भी ज़्यादा है, और साथ में पॉलिटिकली भी ये पावरफुल है, यानी कि इस जो है क्योंकि ये एक गवर्नमेंट ऑफिसर है, तो एक तरह से ये पॉलिटिकली भी जो है पावरफुल है, ठीक है, यानी कि इकोनॉमिकली भी पावरफुल है, पॉलिटिकली भी पावरफुल है, ठीक है। इसकी वजह से क्या कर रहा है, ये अपने पावर का मिसयूज़ कर रहा है, ठीक है। ये क्या कर रहा है, कानून को धोखा दे रहा है, या फिर कहे तो कानून का जो है वायलेशन कर रहा है, लॉ का वायलेशन कर रहा है, ठीक है। तो देखिए ये जो है एक्शन लिया गया है ये इसके द्वारा सही है, ठीक है, ऐसे नहीं है। तो देखिए ऐसा अगर होता है, जैसे कि इस टाइप से जो गवर्नमेंट ऑफिसर है ये अपने बेटे को छुपा रहा है कानून की नज़रों से, ठीक है, तो ऐसा ना हो, ठीक है। देखिए जैसे कि हमने अपने यूनिट 1 में पढ़ा था, यूनिट 1 यानी कि जो चैप्टर 1 चैप्टर 2 है वो यूनिट 1 के अंदर आता है, ठीक है। उसमें हमने क्या पढ़ा था कि जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के जो मेंबर्स थे, यानी कि वो असेंबली जो कि इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन बना रही थी, ठीक है, तो उसके जो मेंबर्स थे
उन्होंने जो किस चीज़ पे एग्री किया था कि कोई भी जो आदमी है वो जो अपने आर्बिट्रेटरी जो नहीं दिखाएगा, यानी कि एक तरह से अपने पावर का मिसयूज नहीं करेगा, अपने पावर का जो दुरुपयोग नहीं करेगा, ठीक है। और इसके लिए अगर हम बात करें इंडिपेंडेंट इंडिया की, ठीक है, ये जो है हम लोग कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने सोचा, ठीक है। तो अगर हम बात करें अपने इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन के में, ठीक है, तो ऐसा अगर ना हो, ठीक है, इस टाइप की सिचुएशन क्रिएट ना हो, ठीक है, इसलिए हम लोग के कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसे बहुत सारे जो है प्रोविजंस दिए कि इस टाइप से सिचुएशन क्रिएट ना हो, ठीक है। और इसलिए क्या किया है हम लोग के कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो है उन्होंने बहुत सोच समझ के क्या किया, रूल ऑफ लॉ, यानी कि रूल ऑफ लॉ का यहाँ पे मतलब कि कानून की नज़रों में सब बराबर है, ठीक है। रूल ऑफ लॉ यानी कि कानून की नज़रों में सब बराबर है, ठीक है। तो अगर ऐसा ना हो, ठीक है, कि किसी आदमी के पास जैसे ज़्यादा पावर हो गया, पॉलिटिकली इकोनॉमिकली जो ज़्यादा अगर पावर आ जाता है तो वो तो अपने पावर का मिसयूज़ करेगा ही, क्योंकि अब वो जो क्या होगा कि पैसा दे सकता है या फिर पॉलिटिकली जो है पावरफुल है, ठीक है। तो ऐसा ना हो कि कोई अपने पावर का आर्बिट्रेरी करे, मिसयूज़ करे, ठीक है। इसलिए जो रूल ऑफ लॉ है, कानून की नज़रों में सब बराबर है, ठीक है। चाहे वो गरीब आदमी हो, चाहे वो अमीर आदमी हो, ठीक है, चाहे वो एक आम आदमी हो, चाहे भले ही वो इंडिया का प्रेसिडेंट क्यों ना हो, ठीक है, कानून की नज़रों में सब बराबर है। तो चाहे वो ये जो है एक तरह से गवर्नमेंट ऑफिसर है, ठीक है, या फिर कोई कॉमन आदमी है, ठीक है, गवर्नमेंट ऑफिसर भी अगर कोई गलती करता है तो वो अपने पावर का मिसयूज नहीं कर सकता, वो पॉलिटिकली और इकोनॉमिकली जो है अपने पावर का मिसयूज नहीं कर सकता, ठीक है। अगर हम बात करें इंडिपेंडेंट इंडिया की, ठीक है, तो इसलिए हम लोग के जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के जो मेंबर्स थे उन्होंने क्या किया, रूल ऑफ लॉ किया, कानून की नज़रों में सब बराबर है। आपने बहुत सारे मूवीज़ में भी जो है ये सुना होगा, कानून की नज़रों में सब बराबर है, ठीक है। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। उसके बाद हम लोग को यहाँ पे बताया गया है कि जो लॉ है वो किसी भी आदमी के साथ जो है उसके रिलीजन के बेसिस पे, उसके कास्ट के बेसिस पे और उसके जेंडर के बेसिस पे डिस्क्रिमिनेशन नहीं करती है। यानी कि लॉ ये नहीं देखते कि वो आदमी जो है किस रिलीजन से बिलोंग कर रहा है या फिर किस कास्ट से बिलोंग कर रहा है या फिर वो किस जेंडर से बिलोंग कर रहा है, ठीक है। लॉ ये नहीं देखती, ठीक है। इसका मतलब कि जो कानून है, ठीक है, कानून की नज़रों में सब बराबर है, ठीक है। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। तो यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं कि जो इंडिया है, इंडिया में जो है सबसे सुपीरियर कौन है, लॉ है, ठीक है। और कानून जो है सबको बराबर नज़र से देखता है। लेकिन क्या पहले भी इंडिया में ऐसे हुआ करता था, यानी कि जो पहले जो इंडिया था क्या उसमें भी ऐसे हुआ करता था, कानून की नज़रों में सब बराबर हुआ करते थे? तो अब ये हम जान लेते हैं। तो अगर हम बात करें एंशिएंट इंडिया के बारे में, तो एंशिएंट इंडिया में जो बहुत सारे लोकल लॉज हुआ करते थे, ठीक है। लोकल लॉज यानी कि जो जैसे कोई भी विलेज है तो उस विलेज में जो अपर कास्ट के जो आदमी हुआ करते थे मुझे लॉज बना दिया करते थे खुद से, ठीक है। तो ऐसे बहुत सारे अनलिमिटेड लोकल लॉज थे, ठीक है। यानी कि मान लीजिए कोई एक ही क्राइम है, उसी क्राइम के ऊपर जो अलग अलग लॉज बना दिए जाते थे। जैसे कि हम इसका एग्जांपल लें तो मान लीजिए कोई दो आदमी है और उन दोनों आदमी ने जो है एक ही काम किया है, यानी कि एक ही क्राइम किया है, सेम क्राइम किया है दोनों आदमी ने। लेकिन एक ऐसा आदमी है जिसका जो कि लोअर कास्ट का है और एक ऐसा आदमी है जो कि अपर कास्ट का है। तो अब उनके लिए क्या हो जाएगा, लॉज जो है अलग अलग हो जाएंगे। अब जो भले ही क्राइम तो उन्होंने सेम ही किया है, लेकिन अब जो लोअर कास्ट का जो आदमी है उसके लिए अलग लॉ होंगे और जो अपर कास्ट का जो आदमी है उसके लिए अलग लॉ होंगे। यानी कि अब देखिए जाहिर सी बात है कि अब वो लोअर कास्ट का आदमी है तो उसको जो है ज़्यादा पनिशमेंट मिलेगा और जो अपर कास्ट का आदमी है उसको कम पनिशमेंट मिलेगा, क्योंकि अपर कास्ट के आदमी जो है लॉज बनाया करते थे, जो लोकल लॉज वर्क करते थे, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं कि एक ही क्राइम किया उन्होंने, लेकिन अब उनके जो है कास्ट के बेसिस पे क्या किया जा रहा है, लॉज को जो है डिवाइड कर दिया जा रहा है कि अगर वो लोअर कास्ट का आदमी है उसने जो है कोई भी क्राइम किया तो उसको अलग सज़ा मिलेगी, सेम क्राइम जो है अपर कास्ट के आदमी ने किए तो उसको अलग जो है सज़ा मिलेगी। तो इस टाइप से क्या होता था कि पहले इंडिया में जो है क्या हुआ करता था, इंडिया में जो है बहुत सारे लोकल लॉज थे, ठीक है, अनलिमिटेड थे। लेकिन देखिए ये जो धीरे धीरे क्या हुआ, धीरे धीरे जो है ये क्या होगा, चेंज होना स्टार्ट हो गया, ठीक है। जब कॉलोनियल पीरियड आया, ठीक है, कॉलोनियल पीरियड यानी कि जब ब्रिटिशर्स इंडिया में आए, ब्रिटिश ने जो है जब अपना रूल इस्टेब्लिश किया
तो ये जो सिस्टम था, जो लोकल लॉज थे, ठीक है, और जो लोअर कास्ट के लिए अलग लॉ, अपर कास्ट के लिए अलग लॉ, ये जो है सब चीज़ें धीरे धीरे कम होना स्टार्ट हो गया, ठीक है, चेंज होना स्टार्ट हो गया जब कॉलोनियल पीरियड आया, यानी कि जब ब्रिटिशर्स आए। तो देखिए अब ऐसा हुआ क्यों? तो देखिए जो ब्रिटिशर्स थे जब वो इंडिया में आए तो वो ये नहीं सोचते थे कि ये जो ब्राह्मण है तो ये अपर कास्ट का है तो इसका हम रेस्पेक्ट करेंगे, या फिर कोई लोअर कास्ट का आदमी है तो अब वो हमारी मर्जी कि हम उसके साथ जो भी करें, ठीक है। ब्रिटिशर्स क्या सोचते थे? ब्रिटिशर्स सोचते थे कि सब इंडियन है, चाहे वो अपर कास्ट का आदमी हो चाहे वो लोअर कास्ट का आदमी हो, लेकिन सब जो है इंडियंस उनकी नज़रों में बराबर है, और जो इंडियंस है वो ब्रिटिशर्स से कहीं ज़्यादा नीचे है, ठीक है। ये जो है थिंकिंग थी ब्रिटिशर्स की। तो ब्रिटिशर्स ये नहीं सोचते थे कि अपर कास्ट का या लोअर कास्ट का है, ठीक है। ब्रिटिशर्स क्या सोचते थे, चाहे वो अपर कास्ट को चाहे वो लोअर कास्ट को, वो सब क्या है इंडियंस है, और इंडियन जो है हमसे नीचे है, ये सोचा करते थे ब्रिटिशर्स। तो आइए अब हम ये जानते हैं कि जो ब्रिटिशर्स थे वो कैसे जो है आर्बिट्रेरी क्या करते थे, यानी कि कैसे जो है अपनी मनमानी क्या करते थे, ठीक है। तो अब हम ये जान लेते हैं। तो इसके लिए जो है हम लोग दो यहाँ पे एक्ट्स के बारे में जानेंगे, ठीक है। जो है पहला एक्ट है रोलेट एक्ट और दूसरा है सेडिशन एक्ट, ठीक है। तो इसमें हम ये जानेंगे कि कैसे जो एक्ट है, ठीक है, ब्रिटिशर जो है टाइम टाइम पे नए नए एक्ट्स लाया करते थे। तो अभी हम लोग जो है दो एक्ट के बारे में जानते हैं और कैसे जो है ये एक्ट्स में जो है अपनी मनमानी क्या करते थे, आर्बिट्रेरी क्या करते थे, ये भी जो है अब हम जानते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं रोलेट एक्ट के बारे में, ठीक है। क्या था? तो देखिए रोलेट एक्ट जो है 1919 में आया था, ठीक है। कब आया था? 1919 में। इसे लाया किसने था? तो इसे लाया था सर सिडनी रोवाल्फ ने, ठीक है। तो इनके ही नाम से ये जो है एक्ट बना है, रोलेट एक्ट, ठीक है। तो देखिए अब हुआ क्या कि जब ये एक्ट है, ठीक है, इस एक्ट के तहत क्या था? तो देखिए इस एक्ट के तहत ये था कि अगर कोई भी ब्रिटिश ऑफिशियल आखिर जो है किसी भी मतलब कोई भी आदमी जो है ग्रुप बना के अगर बात कर रहा है तो उसे जो है अरेस्ट कर लेगी। किस लिए अरेस्ट करेगी? तो ब्रिटिशर्स को ये लगता था कि अगर कोई भी आदमी अगर ग्रुप में आकर बात कर रहा है तो क्या पता हो सकता है कि वो जो है ब्रिटिश गवर्नमेंट के खिलाफ जो है कुछ तैयारी कर रहा होगा प्रोटेस्ट करने के खिलाफ, ठीक मतलब प्रोटेस्ट करने के लिए, ठीक है। या फिर साथ में जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी या फिर कहीं तो जो ब्रिटिश आर्मी थी उनको ये राइट मिल गया था कि वो जो है किसी के भी घर को चेक कर सकते हैं, और अगर ऐसे कुछ सबूत मिलता है जिससे ऐसा लगता है कि हाँ ये जो आदमी है वो जो है ब्रिटिशर्स के खिलाफ प्रोटेस्ट कर सकता है तो उसको जो है अरेस्ट कर लिया जाता था, ठीक है। तो अब देखिए जब अरेस्ट किया जाता था तो इसके लिए जब अरेस्ट कर लिया जाता था तो उन लोगों को कहाँ पे जो है डाला जाता था? जेल में, ठीक है। जेल में पहले डाला जाता था, उसके बाद जेल से जो है कोर्ट में डाला जाता था, ठीक है। कौन से कोर्ट में? तो एक कोर्ट जो बनाया गया, ठीक है, उस कोर्ट का नाम था स्पेशल कोर्ट, ठीक है। स्पेशल कोर्ट बनाया गया। तो कोई भी आदमी अगर ऐसा हो रहा है कि ग्रुप में बात कर रहे हैं या फिर घर पे ऐसा कुछ सबूत मिल रहा है जिससे ऐसा लग रहा है कि ब्रिटिश गवर्नमेंट के खिलाफ जो है वो आदमी जो है प्रोटेस्ट करने वाला है तो उसको जो है पहले जेल में डाला जाता था, उसके बाद जो है स्पेशल कोर्ट में डाला जाता था, ठीक है। तो अब देखिए अब जब स्पेशल कोर्ट में डाला जाता है, अगर हम आज की बात करें, अगर आज कोई भी आदमी फंसता है तो वो क्या रखता है? वकील रखता है, ठीक है, और पूरा प्रॉपर केस चलता है कि हाँ क्या क्या हुआ था, ठीक है। वकील फिर जो है गवाह देता है, सबूत जो है देता है, ऐसा जो है पूरा केस चलता है। तो लेकिन पहले क्या होता था कि पहले कोई भी आदमी को जब ब्रिटिश ऑफिशियल ने जो है अरेस्ट कर लिया तो अब ऐसा नहीं कि अब वो जो आदमी है वो अपना जो है निर्दोष होने का सबूत दे सके, यानी कि बिना ट्रायल के जो है उन्हें जो है जेल में बंद कर दिया जाता था और साथ में स्पेशल कोर्ट में जो है लाया जाता था बिना ट्रायल। यानी कि अब देखिए आजकल क्या होता है कि आजकल जो पूरा जैसे मान लीजिए दो आदमी का लड़ाई हुआ तब जो पहला आदमी है वो भी अपना वकील रखेगा, दूसरा आदमी भी वकील रखेगा, ठीक है। आपस में जो है वो लोग एक तरह से पूरा प्रॉपर केस चलता है तो उसे हम कहते हैं ट्रायल। लेकिन बिना किसी ट्रायल के, यानी कि ये आदमी जो जेल में जा रहा है जिसके ऊपर भी ये आरोप है कि हाँ ये जो गवर्नमेंट के खिलाफ कुछ काम कर सकता है, यानी कि कुछ जो प्रोटेस्ट कर सकता है या फिर रिवोल्ट खड़ा कर सकता है, मूवमेंट कर सकता है, ऐसा कि लगता है तो फिर अब देखिए बिना ट्रायल के जो उसे जेल में डाल दिया जाता था, ठीक है। और बिना ट्रायल यानी कि किसी तरह का जो है वो जो है कि वो जो है निर्दोष है कि निर्दोष भी है तो वो जो है गवाह नहीं दे पाएगा कि
कि वो निर्दोष है, ठीक है। और देखिए स्पेशल कोर्ट में कौन थे, ठीक है, तो जो हाई कोर्ट होता है, तो हाई कोर्ट के 3 जजेस बैठे थे स्पेशल कोर्ट में। तो देखिए जो ये जजेस थे, इनके पास क्या दे दिया गया था, इनके पास ये पावर दे दिया गया था कि अब जो जजेस है वो अपने जो हिसाब से जो भी फैसला सुना के जो इसको बोल सकते हैं, ठीक है। यानी कि जजेस ये बोल देते हैं कि इस आदमी को जो फांसी पे चढ़ा दिया जाए तो उस आदमी को फांसी पे चढ़ा दिया जाएगा। आखिर ये जो जजेस है ये आखिर ये बोलते हैं कि इस आदमी को गोली मरवा दो तो उसे गोली मरवा दिया जाएगा। यानी कि पूरा जो स्पेशल कोर्ट का पावर था वो किसके हाथ में आ गया था, जजेस के हाथ में आ गया था। किसने दिया था, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने दिया था, देखिए ब्रिटिशर्स ने दिया था। तो अब देखिए अभी यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे हम देख सकते हैं यहाँ पे क्या हो रहा है, आर्बिट्रेरी हो रहा है। यानी कि यहाँ पे जो है गवर्नमेंट ऑफिशियल क्या कर रहे हैं, फिर कहें तो जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है वो यहाँ पे क्या कर रहा है, आर्बिट्रेरी कर रहा है, ठीक है, अपनी मनमानी कर रहा है, ठीक है। वो भी आखिर मतलब आखिर उसे जो आर्बिट्रेरी नहीं करना होता तो वो जो ट्रायल देता है लोगों को कि हाँ एक प्रॉपर केस चलो कि हाँ ये निर्दोष या फिर नहीं है, लेकिन किसी तरह का कोई जो ट्रायल नहीं दिया करते थे। तो यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं, यहाँ पे जो है मनमानी हो रहा है। तो जब ऐसे बहुत सारे लोगों को जो है इस एक्ट के तहत जो है अरेस्ट कर लिया जाता था, तब क्या हुआ कि अब जो है लोगों ने जो प्रोटेस्ट करना स्टार्ट कर दिया ब्रिटिश गवर्नमेंट के खिलाफ, ठीक है। और उसमें से 2 लीडर थे जो थे, पहले डॉक्टर सत्यपाल और दूसरे थे सैफुद्दीन कैच्यू, ठीक है। तो ये जो 2 लीडर थे, 2 मेन लीडर थे जिन्होंने जो रिवोल्ट स्टार्ट किया। तब हुआ क्या कि अब ये दोनों जो लीडर है इनको जो 10 मार्च को, ठीक है, 10 मार्च को जो इनको क्या कर दिया, इनको भी जो ब्रिटिशर्स ने अरेस्ट कर लिया, ठीक है। तो अब ऐसा हो गया तो फिर क्या होगा कि रिवोल्ट अब होना स्टार्ट हो गया। अब लोगों ने क्या करना स्टार्ट कर दिया, ब्रिटिश के सामान को तोड़फोड़ करना स्टार्ट कर दिया, झंडा जलाना स्टार्ट कर दिया, ठीक है, ऐसे काम करना स्टार्ट कर दिया इन्होंने, ठीक है। तो इससे हुआ क्या कि अब जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है उन्होंने क्या किया, उन्होंने जो है एक तरह से कहें तो मार्शल लॉ लगा दिया, ठीक है। मार्शल लॉ क्या होता है, तो मार्शल लॉ में होता ये है कि जो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स होते हैं, जैसे कि ब्रिटिश आर्मी हो गया, अगर हम लोग उस टाइम की बात करें तो उनके हाथ में जो पूरा पावर आ जाता है उस जगह का। जैसे कि अगर हम आज की बात करें तो आज देखिए पहले तो किसी भी आदमी के पास जो फंडामेंटल राइट नहीं हुआ करते थे, ठीक है। पहले जो क्या था, एक तरह से ब्रिटिशर्स का डिक्टेटरशिप था पहले। लेकिन आज हम बात करें इंडिया की तो आज भी जो मार्शल लॉ लगाया जाता है, ठीक है। तो मार्शल लॉ से आखिर हम आज की बात करें तो जिस जगह पे भी जो मार्शल लॉ लगाया जाता है उस जगह पे जो लोग हैं उनके राइट्स को जो है छीन लिया जाता है और गवर्नमेंट ऑफिशियल को जो है पूरा वहाँ का पावर दे दिया जाता है। जैसे कि अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया में जो सबसे जो नॉर्दर्न पार्ट है जिसे हम जम्मू कश्मीर कहते हैं, ठीक है। जम्मू कश्मीर जो है, तो जम्मू कश्मीर में क्या लगा है, जम्मू कश्मीर में जो है मार्शल लॉ लगा है, ठीक है। मार्शल लॉ इसलिए लगा है क्योंकि जो जम्मू कश्मीर के जो लोकल लोग रहते हैं ये क्या करते हैं, जो टेररिस्ट होते हैं, ठीक है, उनको जो छुपने में मदद करते हैं। तो इसलिए यहाँ पे क्या लगा है, मार्शल लॉ लगा है। और यहाँ पे जो आर्मी होती है उनके पास जो है पूरा पावर आ गया है इस जगह पर, ठीक है। आर्मी चाहे तो बिना पूछे घर में घुस सकती है, ठीक है। और क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे मार्शल लॉ लग गया है। तो ये आज की हम बात कर रहे हैं। पहले क्या होता था, पहले लोगों के पास जो है किसी तरह का कोई राइट नहीं हुआ करता था। लेकिन अब क्या होता था कि वहाँ पर जो गवर्नमेंट ऑफिशियल है उनके पास जो है उस जगह का पूरा राइट आ जाता था, ठीक है। वो कुछ भी कर सकते हैं उस जगह पर। तो ऐसे हो गया। तो देखिए उस टाइम पे फिर क्या होता है, उस टाइम पे जो है वहाँ पे उस टाइम पे जो फेस्टिवल आया था, ठीक है। कभी अरेस्ट हुए थे 10 मार्च को, ठीक है। रिवोल्ट हो रहा था इसलिए ब्रिटिश गवर्नमेंट ने क्या किया, मार्शल लॉ लगा दिया। फिर देखिए उसके करीब कुछ दिन बाद फिर क्या हुआ, 13 अप्रैल था, ठीक है। 13 अप्रैल को जो है ठीक है। तो ये देखिए दोनों लोग कहाँ के रहने वाले थे, पंजाब के। यानी कि पंजाब में जो है सबसे ज़्यादा ये रिवोल्ट जो है स्टार्ट हुआ था, सबसे ज़्यादा जो है ऐसा हुआ था। तो देखिए पंजाब में 13 अप्रैल को क्या है, पंजाबी का जो है एक फेमस फेस्टिवल, तो उस फेस्टिवल का क्या नाम है, उस फेस्टिवल का नाम है बैसाखी, ठीक है। तो 13 अप्रैल को जो क्या आता है, वैसाखी आता है, वैसाखी फेस्टिवल है और ये पंजाबी का जो है फेमस फेस्टिवल है। तो देखिए पंजाब में ही एक जगह पड़ता है, ठीक है, जिस जगह का क्या नाम है, जालियांवाला बाग,
ठीक है। जालियांवाला बाग की बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है, ठीक है, अभी मैं आपको बताता हूँ। तो देखिए जब यहाँ पे जब फेस्टिवल हो रहा था तो कुछ गांव के लोग जो है कहाँ पे इकट्ठा हुए थे, जालियांवाला बाग में, ठीक है। तो अब देखिए अब यहाँ पे क्या होता है, मार्शल लॉ लग गया था, यानी कि अब जो यहाँ पे लोगों के पास कोई भी राइट नहीं है। और साथ में ब्रिटिश गवर्नमेंट को कहीं ना कहीं ये डर लगा था कि आखिर मान लीजिए कोई भी आदमी जो है ग्रुप में आखिर बात कर रहे हैं, ठीक है, तो हो सकता है कि वो जो है ब्रिटिश गवर्नमेंट के खिलाफ में बात कर रहे हो। तो इसलिए क्या हुआ था कि मार्शल लॉ में जो है ये भी बोल दिया गया था कि ग्रुप में जो है कोई भी आदमी दिखे तो उसको जो है अरेस्ट कर लो, ठीक है। तो ऐसे बोला गया था। तो फिर देखिए जब 13 अप्रैल को क्या हुआ कि बहुत सारे लोग, कम से कम 15-20 हज़ार लोग जो है जालियांवाला बाग में गए थे, ठीक है। कम से कम 15-20 हज़ार लोग थे जालियांवाला बाग में गए थे, ठीक है। तो देखिए पंजाब को जो है संभालने, यानी कि पंजाब में जो है ऐसा नहीं हो कि कुछ जो है प्रोटेस्ट हो रहा है, ठीक है। तो पंजाब को कंट्रोल करने की जिम्मेदारी किसकी थी, जनरल डायर की थी, ठीक है। जनरल डायर की ये जिम्मेदारी थी कि वो पंजाब को देखे कि पंजाब में कहीं कुछ लोग ग्रुप में तो बात नहीं कर रहे, ठीक है, या फिर ऐसा तो कुछ नहीं हो रहा कि वो जो है किसी रिवोल्ट की जो है तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, प्लानिंग कर रहे हैं, ठीक है। तो गवर्नर डायर की जो ये जिम्मेदारी थी। और जब गवर्नर डायर को ये पता चला कि जालियांवाला बाग में जो 15-20 हज़ार लोग जो है इकट्ठा हुए हैं, ठीक है। अब ये जो गांव वाले लोग थे ये निर्दोष थे, ठीक है, यानी कि इनको ये नहीं पता था कि मार्शल लॉ लगाए, ठीक है, पंजाब में, ठीक है। तो उनको ये नहीं पता था, ये तो अपना फेस्टिवल मनाने आए थे, ठीक है, कहाँ पे, जालियांवाला बाग पे। और कहीं ना कहीं ये लोग चर्चा भी कर रहे थे वैसे कि ये जो लीडर है इनको जो है अरेस्ट कर लिया गया है। तो देखिए जनरल डायर को ये लगा कि ये जो है 15-20 हज़ार लोग इकट्ठे हुए हैं, यानी कि इसका ये मतलब है कि ये लोग जो है कुछ बड़े लेवल पे कुछ जो है प्रोटेस्ट करना चाहते हो, ठीक है, ब्रिटिश गवर्नमेंट के खिलाफ। तो जब गवर्नमेंट को ये पता चला तो देखिए अब जो जालियांवाला बाग है, ठीक है, जैसे कि ये मान लीजिए जालियांवाला बाग है, ठीक है। तो अब देखिए जो जालियांवाला बाग है वहाँ पे जो है सिर्फ एक ही गेट दिया है, ठीक है, एक बड़ा सा गेट दिया है, ठीक है, वहाँ से लोग आते हैं जाते हैं और इधर उधर कहीं भी गेट नहीं दिया है, ठीक है। तो अब गवर्नर डायर ने यानी कि जनरल डायर ने क्या किया, अब जनरल डायर ने क्या किया कि जो टैंक वोंक लेके, ठीक है, और अपनी जो मिलिट्री लेके जो इस गेट को क्या किया, उन्होंने जो चारों तरफ से घेर लिया, ठीक है। और साथ में इन्होंने जो अपने मिलिट्री को ये जो आदेश दे दिया कि तुम जो गोली चलाना स्टार्ट कर दो। अब इससे हुआ क्या कि जो आर्मी थी इन्होंने जो गोली चलाना स्टार्ट कर दिया। अब यहाँ पर जो निर्दोष लोग थे इनको पता भी नहीं था कि जो यहाँ पे मार्शल लॉ लगा है। अब ये जो है धीरे धीरे इनको जो मारना स्टार्ट कर दिया, ठीक है, ब्रिटिश मिलिट्री ने। तो बहुत सारे लोग मरे थे, हज़ारों की संख्या में जो है लोग मरे थे उस टाइम पे, ठीक है। तो इस टाइप से हुआ था। आज भी जो अगर हम देखते हैं तो गोली वोली का निशान है, ठीक है। इनफैक्ट मैं गया भी था वहाँ पे, तो ऐसे लगेगा जितना भी जो गोली चलाई गई, ठीक है, सब वहाँ पे जो है दीवार पे वहाँ पे लगा हुआ है कि कैसे कैसे जो गोली चला था, ठीक है। और साथ में यहाँ पे जो एक कुआं भी है, ठीक है, जिसे इसमें क्या हुआ था कि बहुत लोग थे अपनी जान बचाने के लिए इस कुआं में ही कूद गए थे, ठीक है। अब कूद के जो है एक दूसरे के ऊपर दबते दबते वो लोग भी जो है मर गए, ठीक है। तो ये जो है बहुत भयानक घटना हुआ था इसमें, ठीक है। तो देखिए इसमें जो कुछ लोग बच गए थे, जैसे कि एक आदमी बचे थे जिनका नाम था उधम सिंह, ठीक है। तो उधम सिंह जालियांवाला बाग में जो आए थे, किस लिए आए थे, तो जो है लोगों का जो सेवा करने के लिए, लोगों को जो है पानी पिला रहे थे, ठीक है। उस टाइम पे ये 15 ईयर्स के थे, ठीक है। कौन थे, उधम सिंह, ठीक है, सॉरी 12 ईयर्स के थे, 12 ईयर्स के थे। कौन, उधम सिंह थे 12 ईयर्स के उस टाइम पे। और ये भी जो जालियांवाला बाग में गए थे, ठीक है। और जब ये छोटे थे उधम सिंह तभी इनके जो माँ बाप की जो है डेथ हो गई थी, तो ये जो अनाथ आश्रम में रहा करते थे। तो उन्होंने क्या किया, इन्होंने जो है सेवा करने के लिए, क्योंकि इतना फेमस फेस्टिवल था, ठीक है, इतना बड़ा फेस्टिवल था, तो लोगों का जो है प्यास बुझा रहे थे, पानी दे रहे थे सब लोग को, ठीक है, ऐसे कर रहे थे। उसी टाइम पे अचानक से ब्रिटिश आर्मी ने जो यहाँ पे फायरिंग स्टार्ट कर दिया। तो जो है क्या हुआ कि यहाँ पे जो ये बच गए, ठीक है, जो उधम सिंह है। तो फिर क्या हुआ कि उधम सिंह ने ये तो देख लिया था कि हाँ जनरल डायर ने जो है ये सब किया है, ठीक है। तो अब क्या हुआ कि अब जो उधम सिंह है इन्होंने ये ठान लिया था कि कैसे भी जो है जनरल डायर को मारना है, ठीक है। जब ये काम किया जनरल डायर ने, तो फिर जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी उन्होंने क्या किया, इनकी बहुत तारीफ की जनरल डायर की, ठीक है। इनको जो है बहुत सारे अवार्ड दिए, ठीक है। इनका जो है
प्रमोशन भी किया, ठीक है। साथ में जो है गवर्नर डायर को ब्रिटिश गवर्नमेंट ने कहाँ पे भेज दिया, इंग्लैंड में भेज दिया, ठीक है। इंग्लैंड से तो आए थे ऐसे भी। तो अब देखिए कहीं ना कहीं जो है उधम सिंह ने जो है देखा था जनरल डायर को, ठीक है। तो अब इनके मन में क्या हो गया, प्रतिशोध की भावना हो गई, कैसे भी जो है जनरल डायर को मारना है, ठीक है। और जनरल डायर कहाँ चले गए थे, लंदन में चले गए थे, या फिर कहे तो इंग्लैंड में चले गए थे, इंग्लैंड में लंदन पड़ता है, ठीक है। तो अब क्या हुआ कि अब जो है उधम सिंह को भी फिर लंदन जाना पड़ेगा मारने के लिए। तो फिर हुआ क्या यहाँ पे कि उधम सिंह जो है कारपेंटर बन गए, ठीक है। और धीरे धीरे से कारपेंटरी की काम करते करते इन्होंने पैसा इकट्ठा किया और फिर एक जो रिवॉल्वर लिया, यानी कि एक गन लिया। फिर जो पैसा इकट्ठा करते करते फिर इन्होंने क्या किया, इन्होंने जो इतना पैसा कर लिया कि जो ये लंदन जा सकती थी। तो फिर जो है इन्होंने कहा गए ये लंदन गए। तो देखिए उधम सिंह चाहे तो जो है कभी भी मार सकते थे, ठीक है। कभी भी जो है अकेले में जो है जनरल डायर को मार सकते थे। लेकिन फिर उधम सिंह ने क्या सोचा कि जैसे कि जो है पूरा जो है भरी सभा में जो है इसने फायरिंग चला दिया, ठीक है। ऐसे उधम सिंह ने ये सोचा कि मैं भी जो है पूरी जो है सभा में मारूंगा, पूरी भरी जब सभा होगी उसी टाइम पे मारूंगा। तो फिर एक टाइम क्या हुआ कि जो जनरल डायर थे, ठीक है, उनको जो किसी चीज़ के लिए अवार्ड दिया जा रहा था, वहाँ पे जो बहुत सारे लोग इकट्ठा हुए थे, ठीक है। तो वहाँ पे जो है उधम सिंह जो है वो गए और फिर जो है गवर्नर जो जनरल डायर थे इनको जो 3 गोलियाँ मारे, ठीक है। उसके बाद फिर सरेंडर कर दिया अपने आप को, ठीक है। तो ऐसा जो है काम हुआ था, ठीक है। इनकी जो स्टोरी बहुत मोटिवेशनल स्टोरी है। कम से कम से 21 साल तक ये जो है जाने की तैयारी करते थे, कारपेंटर बनने, फिर पैसा इकट्ठा किया, ठीक है। तो कहीं ना कहीं अगर आप इनकी बायोग्राफी देखते हैं उधम सिंह की, तो आपको जो है बहुत ज़्यादा मोटिवेशन भी मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा मारा कब था उधम सिंह ने, ठीक है। जनरल डायर को मारा था 1940 में, ठीक है। और ये याद रखिएगा जालियांवाला बाग में ये कब गए थे, जब ये 12 ईयर्स के थे। किस लिए गए थे, तो लोगों की जो है सेवा करने के लिए, उनकी जो है प्यास बुझाने के लिए गए थे। इतना बड़ा फेस्टिवल भी था, ठीक है। तो इस टाइप से जो है काम हुए थे। तो देखिए कुल मिला के जो ये एक्ट है इसमें ये बताने की कोशिश की जा रही है कि कैसे जो ब्रिटिशर्स हैं वो जो आर्बिट्रेरी किया करते थे। तो ये हमने जो पहले एक्ट के बारे में जान लिया। अब दूसरा एक्ट जो है क्या है, सेडिशन एक्ट है, ठीक है। तो अब सेडिशन एक्ट में भी हम जानते हैं। सेडिशन एक्ट देखिए ये जो रोलेट एक्ट है ये कब आया था, 1919 में। सेडिशन एक्ट इससे पहले आया था, कब आया था, ये 1870 में आया था, ठीक है। तो देखिए अब सेडिशन एक्ट के तहत क्या था, ठीक है। तो देखिए अगर हम बात करें सेडिशन एक्ट की, तो सेडिशन एक्ट में ये था कि कोई भी आदमी अगर जो है राजद्रोह कर रहा है, ठीक है, या फिर कहे तो देशद्रोह कर रहा है, तो उसको क्या कर दिया जाएगा, उसको जो है जेल में डाल दिया जाएगा, ठीक है। इस टाइप से थी। और इसमें भी जो है किसी तरह का कोई ट्रायल नहीं मिल रहा था, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ, अब देखिए देशद्रोह तब होता है जब कोई भी आदमी जो है देश के खिलाफ कोई काम कर रहा है। लेकिन अब ब्रिटिशर्स ने क्या करना स्टार्ट कर दिया, अब कोई मान लीजिए ब्रिटिश गवर्नमेंट के खिलाफ जो है कुछ प्रोटेस्टिंग कर रहे हैं, ठीक है। अब देखिए उस टाइम पे ब्रिटिशर्स रूल क्या करते थे इंडिया पे, और सबको ये अच्छा नहीं लगता था कि ब्रिटिशर्स रूल कर रहे हैं, ठीक है, इतना ज़्यादा डिस्क्रिमिनेशन कर रहे हैं, ठीक है। तो अब सारे लोग को कम से कम मतलब सारे लोग को तो ये भावना थी कि हम जो है कैसे भी जो है इंडिपेंडेंट हो जाए, ठीक है। तो जो है बीच बीच में बहुत सारे लोग ऐसे उभर के आए जिन्होंने जो है प्रोटेस्ट किया है, ठीक है। तो जो भी लोग जो है प्रोटेस्ट जो है करना चाहते थे, ठीक है, और जो ऐसे लग जाता था जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी कि हाँ ये आदमी जो है प्रोटेस्ट करना चाह रहा है, भले वो करना चाह रहा हो या फिर नहीं करना चाह रहा हो, ठीक है। कम लगभग ऐसे ही है, ठीक है, रोलेट एक्ट जैसे ही है, ठीक है। तो अब उस आदमी को क्या कर लिया जाएगा, उस आदमी को जो है देशद्रोह का उसके ऊपर इल्ज़ाम लगा दिया जाएगा और फिर जो उसे जेल में डाल दिया जाएगा, ठीक है। तो ऐसे क्या करते थे, ठीक है। और जेल में भी ऐसे ही था कि जो है किसी तरह का कोई ट्रायल नहीं होगा, ठीक है। उस जेल में जब जाएगा तो उसकी कोई भी सुनवाई नहीं सुना जाएगी, ठीक है। और वो जो है वकील को गवाही नहीं कर सकता, ठीक है। तो इस टाइप से जो है सेडिशन एक्ट में भी जो है सिमिलरली ऐसे ही था, ठीक है। तो देखिए अब यहाँ पे भी हम क्या देख रहे हैं, यहाँ पे भी आर्बिट्रेरी हो रहा है, ठीक है। तो अब देखिए क्या हुआ कि अब जो ब्रिटिशर्स थे वो रूल का मतलब क्या होता है, रूल ऑफ लॉ का मतलब वो क्या बोला करते थे, रूल ऑफ लॉ का मतलब जो है सेट ऑफ रूल,
ठीक है। यानी कि एक तरह से कहें तो लॉ का मतलब सेट ऑफ रूल, ठीक है। ये जो है लॉ की डेफिनेशन कौन देता था, ब्रिटिशर देते थे, ठीक है। लॉ की डेफिनेशन होगी सेट ऑफ रूल, ठीक है। ये डेफिनेशन दिया करते थे ब्रिटिशर्स। तो देखिए अब जो इंडिया के जो उस टाइम पे लॉयर्स थे, ठीक है। अब इंडिया के लॉयर्स क्या क्या मतलब, तो देखिए अगर हम बात करें जब ब्रिटिशर्स इंडिया पे रूल कर रहे थे, ठीक है, तो उस टाइम पे क्या होता कि जब इंडियन जो थे वो जो ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं थे, तो अब देखिए अब ब्रिटिशर्स ने क्या सोचा कि अगर हम लोग इंडियंस को बढ़ा देंगे, तो अब जब हम लोग जो इंडियन को जब एजुकेशन देना स्टार्ट कर देंगे, तो फिर क्या होगा कि कहीं ना कहीं आगे जाके जो इंडियंस है वो हम लोग के काम में भी आएंगे। तो ये सोच के क्या किया ब्रिटिशर्स ने जो है इनको जो है पढ़ाना, यानी कि इंडियंस को जो है पढ़ाना स्टार्ट कर दिया, ठीक है, एजुकेशन देना स्टार्ट कर दिया। और साथ में ये भी राइट दे दिया ब्रिटिशर्स ने कि जो है जो इंडियंस है वो पढ़ लिख के जो है लॉयर्स बन सकते हैं और साथ में जज भी बन सकते हैं। लेकिन देखिए ये जो है इंडियन लॉयर्स के साथ भी जो है ये डिस्क्रिमिनेशन किया करते थे। कैसे डिस्क्रिमिनेशन किया करते थे, तो देखिए जो ब्रिटिश के जो लॉयर्स थे और जो इंडिया के जो लॉयर्स थे, ठीक है, अगर मान लीजिए कि दो लॉयर्स है, एक इंडिया के और एक जो है ब्रिटेन के, ठीक है, तो भले दोनों जो लॉयर्स हैं इन दोनों की जो है पोस्ट सेम हो, लेकिन यहाँ पे क्या होता था जो इंडियन लॉयर्स हैं उनकी जो है सैलरी भी कम मिलती थी, ठीक है, और साथ में तरह तरह के डिस्क्रिमिनेशन किया जाता था, ज़्यादा इज्जत भी नहीं दिया जाता था इंडियन लॉयर्स को। और साथ में प्रमोशन क्या होता था, ब्रिटिशर्स जो लॉयर्स थे उनकी प्रमोशन जो है जल्दी हो जाती थी, लेकिन इंडियन लॉयर्स की जो प्रमोशन है वो धीरे धीरे हुआ करती थी। तो इस टाइप से यहाँ पे जो लॉयर्स के साथ भी जो है डिस्क्रिमिनेशन किया जाता था। तो अब क्या हुआ कि अब लॉयर्स ने जो है फिर यहाँ पे प्रोटेस्ट करना स्टार्ट कर दिया, ठीक है। और फिर क्या किया कि देखिए यहाँ पे लॉ का क्या इन्होंने जो डेफिनेशन दिया था अ सेट ऑफ रूल। लेकिन अब क्या किया, अब जो इंडियन लॉयर्स थे उन्होंने क्या किया, लॉ का डेफिनेशन क्या दिया, द आइडिया ऑफ जस्टिस, ठीक है। द आइडिया ऑफ जस्टिस जो किसका डेफिनेशन दिया, लॉ का, ठीक है। तो ये किसने दिया, जो इंडियन लॉयर्स थे, ठीक है। और साथ में जो तरह तरह के जो है क्या क्या प्रोटेस्ट किए इंडियन लॉयर्स ने, ठीक है। और फिर क्या हुआ, फिर जितने भी जैसे मान लीजिए कि लोग को जो है बिना ट्रायल के जो ये भेज रहे हैं सेडिशन एक्ट के द्वारा, ठीक है, तो उन बहुत सारे लोगों को जो छुड़ाया, डिफेंड किया, ठीक है। तो इस तरह से तरह तरह के काम किए। तो अब देखिए इस एक्ट के थ्रू हम ये भी जान ले रहे हैं कि यहाँ पे क्या हो रहा है, आर्बिट्रेरी हो रहा है। और साथ में आपको कहीं ना कहीं ये भी पता चल गया होगा कि जो लोकल जो लॉज थे, ठीक है, जो कि अपर कास्ट के लोग के द्वारा बनाए जाते थे, वो जो है उसको किसने ख़त्म किया, इंडियन लॉयर्स ने ख़त्म किया। क्योंकि देखिए यहाँ पे लॉ का जो है लॉ का डेफिनेशन क्या दे रहे हैं, सेट ऑफ रूल, यानी कि जो है कुछ रूल का सेट जिसे हम लॉ कहते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पे हमने जो इंडियन लॉयर्स है इन्होंने क्या दिया, द आइडिया ऑफ जस्टिस, ठीक है, जस्टिस का आइडिया, ठीक है। तो फिर एक तरह से हम ये कह सकते हैं कि जो इंडियन लॉयर्स है इन्होंने क्या किया कि जो लोकल लॉज हुआ करते थे, ठीक है, जिसमें जो डिस्क्रिमिनेशन किया जाता था कास्ट के बेसिस पे, ठीक है, उसको जो इन्होंने जो कम करना स्टार्ट किया। तो अब ये जो हमने दो एक्ट जान लिया, ठीक है, कौन कौन से, रोलैक्ट एक्ट और सेडिशन एक्ट। तो देखिए जो हम लोग का इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन है, ठीक है, जो कि क्या है, डॉक्यूमेंट है जिसमें क्या होते हैं, लॉज लिखे जाते हैं। तो हम लोग के इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन में हर साल तमाम लॉज इम्प्लीमेंट होते हैं और तमाम लॉज को जो है अमेंडमेंट किया जाता है, ठीक है। अब ये करता कौन है, तो हम लोग के द्वारा जो चुने गए जो रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं, यानी कि जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं, ठीक है, वो क्या करते हैं, वो हम लोग के लिए लॉज बनाते हैं और तमाम लॉज का जो है अमेंडमेंट करते हैं। तो ये तो हमने जो प्रीवियस वीडियोज़ में भी जान रखा है, हम लोग के लिए, हम लोग की कंट्री के लिए क्या बनाते हैं, लॉज बनाते हैं। और बहुत सारे लॉज को जो क्या करते हैं, अमेंडमेंट करते हैं, यानी कि सुधार करते हैं, ठीक है। तो देखिए अगर हम लोग कुछ एग्जांपल ले कि कैसे जो है लॉज बनाते हैं और किस टाइप के लॉज को जो है क्या करते हैं, अमेंडमेंट करते हैं, किस टाइप के लॉज को। तो देखिए हाल ही में ऐसे तो बहुत सारे लॉज बनाए जाते हैं हर साल। जैसे कि हाल ही में एक लॉ बनाया जो था CAA, यानी कि सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट। तो उस एक्ट के तहत ये था कि जो कुछ कंट्री है, जैसे कि इंक्लूडिंग पाकिस्तान हो गया, अफ़गानिस्तान हो गया और भी कुछ कंट्रीज थे, तो उसमें जो माइनॉरिटी रिलीजन्स है, जैसे कि हिंदू हो गया, सिख हो गए, ठीक है, और क्रिश्चियन हो गए, वो जो है इंडिया में आ सकते हैं, इंडिया का जो है सिटीजनशिप जो है वो जो है ले सकते हैं। ये जो है अभी हाल ही में जो है एक लॉ बना था
तो इस टाइप से जो है हर साल तमाम लॉज बनते हैं और तमाम लॉज जो है अमेंडमेंट भी होते हैं, यानी कि सुधार होते हैं तमाम लॉज में। जैसे कि हम इसका कुछ एग्जांपल देखिए, तो जैसे कि आपने क्लास 6 में पढ़ा होगा किस चीज़ के बारे में, सक्सेशन एक्ट के बारे में, ठीक है। सक्सेशन एक्ट के बारे में आपने पढ़ा होगा, जो कि कब हुआ था, 2005 में हुआ था सक्सेशन एक्ट ऑफ 2005। तो देखिए पहले क्या हुआ करता था कि मान लीजिए कोई फैमिली है, तो उस फैमिली का जो मेन सदस्य है पहले वो गवर्न कर रहा था उस पहले फैमिली को, यानी कि चलाता था। लेकिन मान लीजिए कुछ रीजन की वजह से उस आदमी की जो है डेथ हो जाती है, जो मेन जो लीडर है उस फैमिली का। तो अब फिर क्या होगा कि अब पहले हुआ क्या करता था कि अब जितना भी प्रॉपर्टी उस आदमी की वो जो उसके बेटे को मिलेगी, ठीक है, ऐसे हुआ करता था। तो इस टाइप से जो लॉज बना था। लेकिन फिर क्या हुआ, 2005 में थे इस लॉ का क्या किया गया, अमेंडमेंट किया गया, इस लॉ में जो सुधार लाया गया। अब सुधार क्या लाया गया कि अब जैसे कि कोई भी आदमी जो है घर का जो मेन जो है मेंबर है उसकी डेथ हो जाती है, तो अब उसका जो प्रॉपर्टी है वो उसकी वाइफ भी लेगी, उसकी पत्नी भी इसको मिलेगा, उसकी अगर कोई डॉटर है यानी कि उसकी कोई बेटी है तो उसको भी मिलेगा और उसके बेटे को भी मिलेगा, ठीक है। तो देखिए हम लोग के जो इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं उनके पास ये राइट नहीं है कि वो किसी भी लॉ को हटा सकते हैं, लेकिन वो किसी लॉ को बना सकते हैं और किसी जो लॉ को अमेंडमेंट कर सकते हैं। यानी कि ये राइट नहीं है कि किसी भी लॉ को हटा दिया, ठीक है, उनकी मर्जी है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि बस ये किसी भी लॉ को बना सकते हैं और जो है किसी भी लॉ में जो चेंजेस ला सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे क्या है, यहाँ पे पहले जो है बेटे को ये राइट था कि सारा प्रॉपर्टी उसको मिलेगा, लेकिन अब क्या हुआ, यहाँ पे इन्होंने हटाया नहीं जो है ये जो लॉ है, इसमें क्या किया कि बेटे को तो मिलेगा, साथ में बेटी को भी मिलेगा और उस आदमी की पत्नी को भी मिलेगा। तो यहाँ पे क्या होता है, लॉ को जो अमेंड करते हैं, चेंजेस लाते हैं। और भी अगर हम लोग जो है देखें एक्ट, तो जैसे कि मनरेगा हो गया, मनरेगा के बारे में हमने अपने प्रीवियस चैप्टर में भी जाना है और आगे भी जो है हम इसके बारे में ज़्यादा अच्छे से जानेंगे, डिटेलिंग में जानेंगे। मनरेगा का पहले हम फुल फॉर्म जान लेते हैं। तो मनरेगा का फुल फॉर्म हो गया महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट और फिर गारंटी एक्ट ऑफ 2005। तो ये क्या है, ये जो है इसका फुल फॉर्म है। तो देखिए पहले क्या हुआ करता था कि ये जो एक्ट था इसमें क्या था कि इस एक्ट के तहत ये है कि जो मजदूर होते हैं, जो गांव में जो मजदूर होते हैं उनको जो है क्या मिलेगा, रोज़गार जो है दिया जाता है, ठीक है। जैसे कि जो है उनको काम दिया जाता है, जो किसी भी कोई भी गांव है उस गांव का जो मुखिया है उसके पास ये था कि वो जो है जितने भी उसके गांव में जो मजदूर है उसको वो क्या करे, उसको वो जो है रोज़गार दे और फिर सरकार जो उस मुखिया को जो पैसा देगी, ठीक है। अब रोज़गार कराएगा, जैसे कि गांव का ही काम कराएगा, जैसे कि गांव में जो अच्छे रोड नहीं है तो अब मजदूरों से क्या करेगा, रोड बनवाएगा, तालाब बनाएगा, मतलब जिस चीज़ के भी है उस गांव में फैसिलिटी होनी चाहिए। अब जो पैसा सरकार देगी उस मुखिया को, अब उसी पैसे को जो उस लेबर्स को दे देगा, ठीक है, जो एम्प्लॉयमेंट्स होते हैं। तो इस टाइप से वर्क करता था। लेकिन देखिए पहले ये फिक्स नहीं था कि मुखिया, अब देखिए पहले मुखिया के हाथ में था कि वो जो है कितना काम कराए, ठीक है। वो चाहता तो मजदूर को जो है काम दे भी सकता था, नहीं भी दे सकता था। लेकिन क्या हुआ कि अब ये जो है क्या हुआ कि जो मनरेगा एक्ट जो है, ठीक है, इसमें क्या हुआ कि इसको क्या हुआ, इसका अमेंडमेंट हुआ, इसमें क्या हुआ और भी चेंजेस लाए गए, सुधार लाए गए, ठीक है। क्या सुधार ले गए, तो इसमें जो ये सुधार आया कि कोई भी जो मुखिया है वो जो किसी भी मजदूर को जो 100 दिन उसको काम देना ही देना पड़ेगा, ठीक है। एक साल में अगर 100 दिन काम जो है उसे देना पड़ेगा, ठीक है। और साथ में अगर काम दे रहा है मुखिया तो इससे भी जो है बहुत सारे फ़ायदे थे। जैसे कि फ़ायदा ये था कि अब जो है अब जो भी एम्प्लॉयमेंट है उनको जो इधर उधर भटकना नहीं पड़ेगा, उनको जो रोज़गार मिलेगा उनका, ठीक है, काम करेंगे। और साथ में ये भी जो है मनरेगा एक्ट में ये जोड़ा गया कि कोई भी जो मजदूर है वो अपने जो मुखिया है वो जो है उस मजदूर के जो है 5 किलोमीटर के अंदर के दायरे में जो है काम कराएगा। ऐसा नहीं है कि अब कोई भी मजदूर है उसको भेज देगा सीधे 20 किलोमीटर काम करने के लिए कि जाओ 20 किलोमीटर में कुछ कंस्ट्रक्शन चल रहा है तुम भी वहाँ पे चले जाओ, ठीक है। ऐसा नहीं था, 5 किलोमीटर के अंदर में जो है उसको काम करवाना है, एक साल में 100 दिन काम करवाना है, 100 डेज़, ठीक है। तो ऐसा क्या गया, तो
इससे अब क्या हुआ कि मज़दूरों को जो है रोज़गार भी मिलने लगा, वो भी पास में मिलने लगा रोज़गार। अब ऐसे क्या हुआ कि माइग्रेशन कम होने लगा, यानी कि पहले क्या होता था कि अब जो है पहले मज़दूर जो है काम ढूंढने के लिए शहर में चल जाया करते थे, लेकिन अब जब गांव में जब जो है काम मिल जा रहा है तो फिर अब जो है शहर में जाने की ज़रूरत नहीं है। और भी बहुत सारे जो है फ़ायदे हैं इसके, ठीक है। जैसे कि अब जो है औरत को भी जो है ये मिलता है, मनरेगा एक्ट के तहत जो है औरत भी काम करती है। तो इससे क्या होगा कि औरत का भी जो है जो सोसाइटी है उसमें स्टेटस जो है बढ़ेगा कि हाँ ये काम करते हैं, ठीक है। और जो गरीब लोग हैं उनका भी जो है स्टेटस बढ़ेगा, और ऐसे तमाम सारे जो है फ़ायदे होते हैं। तो यही हमने जो है जान लिया कि कैसे जो हम लोग के द्वारा इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं वो लॉज भी बनाते हैं और किसी लॉज को भी जो है अमेंड भी करते हैं। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। इसी के साथ ये जो हम लोग का वीडियो है ये कंप्लीट होता है। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू वेरी मच।